मिस प्रार्थना एंड वेलकम टू एक्सीलेंस फैमिली। सो गाइस, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे 9th एनसीईआरटी बुक का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो गाइस, इसके दो पार्ट्स हैं। आज के इस लेसन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है एविलियन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। लिसन और हियर दोनों का मतलब होता है एक, और इसे कहते हैं सुनना। तो एविलियन ग्लेनी एक गर्ल का नाम है। तो एविलियन ग्लेनी सुनती है साउंड को, वो भी बिना सुने हुए। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो उसके पहले करते हैं चैप्टर की शुरुआत। बट उससे पहले हमें कुछ पढ़ना होगा गाइस, तो उसको पढ़ते। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या बताया गया है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने क्या किया, ले लिया। क्या ले लिया? सुनने की क्षमता को। किसकी? एविलियन ग्लेनी की। बट ही हैज गिवन, लेकिन उन्होंने दे भी दिया, हर बैक, वापिस, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। तो भगवान ने एविलियन ग्लेनी के सुनने की क्षमता को छीन लिया था, बट उन्होंने कुछ उन्हें एडवांस भी दे दिया। वॉट वी हियर, जिसे हम लोग क्या सुनते हैं। शी फील्स, बट वो सुनने को भी फील करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, मतलब हमसे भी ज़्यादा वो सुनने की पावर रखती थी। हालांकि वो सुन नहीं सकती थी, बट हम क्या कह रहे हैं, उसको फील कर सकती थी। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूजिक को और अच्छे तरीके से, ब्यूटिफुली तरीके से एक्सप्लेन कर पाती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट। आइए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं, और वो कौन है? वो एविलियन ग्लेनी है, और जो लड़ी थी, जिन्होंने लड़ाई की। फाइट की सेकेंड फॉर्म होती है फॉट, और थर्ड भी फॉर्म होती है फॉट। तो जिसने लड़ाई की थी अगेंस्ट, खिलाफ। किसके खिलाफ? फिजिकल डिसएबिलिटी। आपको पता है वो सुन नहीं सकती थी। एंड मेड हर लाइफ, और उन्होंने अपने जीवन को बनाया सक्सेसफुल स्टोरी। मतलब उन्होंने अपने जीवन की कहानी को सक्सेसफुल बनाया। तो गाइस, अब पढ़ते हैं लेसन को, और इस लेसन की होती है अब शुरुआत, है ना। अब उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग अब डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पैरा क्या बोलता है, उसको डिस्कस करते हैं। Rush are crowds jostle for position on the underground train platform. Jostle का मीनिंग दे रखा है पुश रफली को बोलते हैं धक्का मुक्की करना, मतलब धक्का देना, टकराना। क्राउड और रश दोनों का मतलब होता है भीड़। पोजीशन होता है एक स्थान, कोई भी स्टेट, किसी की भी। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड मतलब जो नीचे बना होता है ज़मीन के, है ना, अंदर की ओर। तो रश आर क्राउड्स फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखो, बहुत भीड़ लगी हुई थी, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे लोग, और अपनी अपनी पोजीशन भी ले रहे थे, क्योंकि ट्रेन आने वाली थी, है ना। क्योंकि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म जो बना हुआ था वो अंडरग्राउंड बना हुआ था। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है स्मॉल और थीन। स्मॉल छोटी, और वो पतली दुबली लड़की थी। तो अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर, एक पतली दुबली लड़की थी जो यंगर दिखाई दे रही थी दैन हर 17 ईयर्स, और उसकी उम्र बताई गई वो 17 ईयर्स की थी, 17 साल की थी। वॉज नर्वस, थोड़ी घबराई हुई थी। यट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी एक्साइटेड थी, उत्साहित थी। एज शी फेल्ट, उसको लगा, द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन को बोलते हैं गाइस कंपन, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। क्योंकि ट्रेन क्या करने वाली थी, ट्रेन अप्रोच करने वाली थी, आने वाली थी प्लेटफॉर्म पर। तो उसका कंपन एविलियन ग्लेनी को महसूस होने लगा। वैसे हम पहले से जानते हैं कि वो सुन नहीं सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिगियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में, प्रेस्टिगियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। तो लंदन में एक अकेडमी बताई गई, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग को बोल सकते हैं नर्वसनेस, घबराया हुआ होना या डरा हुआ होना। गाइज, इसका मीनिंग भी दे रखा है फ्रिटैनिंग, घबरा जाना, या फ्रिटैन को बोलते हैं वैसे डरा हुआ होना। तो एविलियन ग्लेनी थोड़ी डरी हुई थी, नर्वस थी। इनफ को बोलते हैं पर्याप्त या काफ़ी।
इनफ फॉर एनी टीनेजर जिसकी उम्र कम हो, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फर्म, स्कॉटिश जैसे इंडिया में रहने वाला इंडियन होता है, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन होता है, वैसे स्कॉटलैंड से वो गर्ल बिलोंग करती थी, इसलिए उसे स्कॉटिश कहा गया। बट दीज एस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, है ना, प्रोफाउंडली निश्चित रूप से या पूरी तरीके से, और डिफ का मतलब होता है बहरा होना। और गाइस एक और है एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर गिवन है कि अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जो बनना चाहता है म्यूजिशियन, मतलब जो तबला पेटी ये सारे इंस्ट्रूमेंट वो बजाना चाहता हो, उसे बोला जाता है एस्पायरिंग म्यूजिशियन, है ना। तो वो गर्ल भी स्कॉटलैंड साइड थी, टीनेजर थी, तो घबराई हुई थी, परेशान थी थोड़ी सी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, और एक बड़े चैलेंज का सामना भी वो करना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, और वो पूरी तरीके से क्या थी, डीफ थी, मतलब बहरी थी। ये था गाइस सबसे फर्स्ट पेरा, इसमें हमने उस गर्ल के बारे में पढ़ा कि उसकी एज क्या थी, वो कहाँ जा रही थी, है ना। अब सेकेंड पेरा को पढ़ते हैं। सेकेंड पेरे में क्या बोला गया, इविलियन ग्लेनी लॉज ऑफ हियरिंग, सी हियर, इविलियन ग्लेनीज लॉस होता है खो देना, लॉस ऑफ हियरिंग मतलब वही सुनना, हैड बीन ग्रेजुअल को बोलते हैं धीरे धीरे, तो इविलियन ग्लेनी ने अपनी सुनने की क्षमता को धीरे धीरे खो दिया था। हर मदर रिमेंबर्स, मम्मी को याद आता है कि मम्मी ने नोटिस किया था एक बार कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हुआ है। वैन द 8 ईयर, जब वो कितने साल की थी, शी वॉज 8 ईयर ओल्ड, इविलियन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, मतलब हो सकता है कि वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही हो कि कब उसका नंबर आए। तो इविलियन ग्लेनी की मम्मी ने क्या किया, नोटिस किया, है ना, ये देखा कि वो सुन नहीं पा रही है, कुछ गलत तो हो रहा है। दे कॉल्ड हर नेम, तो उसकी मम्मी ने उनकी मम्मी ने उन्हें बुलाया भी सही, क्या बुलाया, नेम, उनका नाम बुलाया, एंड शी डिडंट मूव, और उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं किया, वो हिली नहीं। तो आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड, सेज एज़ेबेल ग्लेनी। एज़ेबेल ग्लेनी उनकी मम्मी का नाम है, और उन्होंने कहा कि उन्हें सडनली ऐसा रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ ये है कि वो अब सुन नहीं सकती थी। ये सबसे बड़ी गड़बड़ थी जो इविलियन ग्लेनी की मम्मी इजाबेल ग्लेनी ने नोटिस की थी। फॉर क्वाइट अ वाइल इविलियन मैनेज्ड टू कंसील को बोलते हैं छिपाना, और मैनेज को बोलते हैं संभाल लेना, हर ग्रोइंग डीफनेस, ग्रो को बोलते हैं बढ़ना, डीफनेस को बोलते हैं बहरापन, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो इविलियन ग्लेनी ने क्या किया, काफ़ी कोशिश की संभालने की, मैनेज करने की, और छिपाया भी सही अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से भी। बट हुआ क्या, आइए देखते हैं आगे। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स, उस टाइम पे वो 11 ईयर की हो गई थी, अब आगे, हैड डिओट्रिएटेड, एंड हर डिओट्रिएटेड को बोलते हैं खराब होना या बिगड़ा हुआ होना, एंड हर हेड मिस्ट्रेस जैसे जो प्रिंसिपल होता है बट हेड मास्टर भी होते हैं, तो उसका अपोजिट जेंडर है हेड मिस्ट्रेस। अर्ज्ड को बोलते हैं प्रेरित करना या निवेदन करना, रिक्वेस्ट किससे की, पेरेंट्स से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, है ना। तो पहले ऊपर वाली लाइन को समझ लेते, देखो, बट बाय द टाइम शी वॉज 11, देखो जब वो 11 साल की थी इविलियन ग्लेनी, तो हर मार्क्स हैज डिओट्रिएटेड, उनके नंबर थोड़े सही नहीं आए थे, तो एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पता लग गया होगा कि इविलियन ग्लेनी सुन नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या किया, हेड मिस्ट्रेस ने निवेदन किया और कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की उनके पेरेंट्स को कि उन्हें ले जाए, कहाँ पर, किसी स्पेशलिस्ट के पास, मतलब जो डिफनेस में माहिर होते हैं, मतलब कि उन वाले बच्चों को जो डीफ होते हैं उन्हें काफ़ी बता सकते हैं कि कैसे सुना जाए, एक्शन वॉट एवर एक्टिविटीज़ जो सिखाई जाती है।
तो अब आगे क्या हुआ था उसको पढ़ते हैं, है ना। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग, डिस्कवर जो पहले से मौजूद होता है ना, बट उसे खोजा जाता है तो उसे कहते हैं डिस्कवर। दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली, सेवरली होता है बहुत, इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इम्पेयर्ड का मीनिंग है वीक्ड, उसको बोला जाता है कमजोर। अब देखो इवेलियन ग्लेनी मतलब इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग, और ये पाया गया कि क्या खोजा गया कि हर हियरिंग वो सेवरली इम्पेयर्ड, कि उनकी सुनने की क्षमता क्या है धीरे धीरे कम हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व डैमेज, और उनकी जो नर्व थी वो धीरे धीरे डैमेज होती जा रही थी। तो दे वर एडवाइज्ड, तो इसीलिए उन्होंने एडवाइस किया। अब ये दे कौन है, दे हो सकता है उनकी हेड मिस्ट्रेस हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो। तो उन्होंने क्या किया, एडवाइस किया, सलाह दी कि दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, एड्स होता है और भी देखते हैं पहले आगे, एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ। एड्स मतलब जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है एक तरीके से। तो क्या होता है गाइस, दे वर एडवाइस, तो उन्होंने एडवाइस दिया। अब उन्होंने में फ्रेंड्स आ गए हैं और प्रिंसिपल आ सकते हैं जो भी उसके समझने वाले थे वहाँ पर। तो दे वर एडवाइस्ड, उन्होंने एडवाइस किया कि आप अपनी गर्ल को, इवेलियन ग्लेनी को क्या करो, उन्हें आगे भेजो डीफ में, मतलब जहाँ पे डीफ लोगों का इलाज होता है या डीफ के जहाँ स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ पर। तो ये एडवाइस दी। तो क्या हुआ, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवेलियन। तो इवेलियन कहती है उस वक्त की जब उन्हें पता चला कि उन्होंने उनकी सुनने की पावर को खो दिया है, तब क्या हुआ, उनके आगे अचानक से ब्लैक ब्लैक होने लगा, मतलब जितनी भी आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो सारी निराशाओं में चेंज हो गई थी। बट तीसरे वाले पैरा में क्या कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। बट इवेलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप को बोलते हैं हार मान जाना, ठीक है। तो बट इवेलियन ग्लेनी जो थी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, मतलब वो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, उनमें बहुत ही दृढ़ संकल्प था, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करे, एक नॉर्मल लाइफ को जिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, परस्यू को बोलते हैं गाइज हम लोग आगे बढ़ना, मतलब वो म्यूजिक की फील्ड में, म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी। तो वन डे शी नोटिस्ड, तो एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, कि एक गर्ल जाइलोफोन प्ले कर रही थी। अब जाइलोफोन का मीनिंग क्या है उसको देख लेते हैं। जाइलोफोन उसे बोलते हैं अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या राइट ऑफ कोर्स अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये पहले हाईलाइट कर लूँ, हाँ, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। देखो आप देख रहे हो उस पिक्चर में कि लकड़ी के क्या है, अलग अलग डंडे लगे हुए हैं और जिसमें से वुडन बार्स लगी हुई हैं और जिसकी अलग अलग लेंथ है ना। तो इसे ही बोला जाता है जाइलोफोन, जो एक यंत्र होता है, बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो एक दिन इवेलियन ग्लेनी ने क्या किया, इवेलियन ग्लेनी ने नोटिस किया कि एक गर्ल क्या कर रही थी, जाइलोफोन प्ले कर रही थी, है ना। अब क्या होता है, एंड डिसाइडेड दैट, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि दैट शी वांटेड टू प्ले इट, कि अब तो वो बजा के रहेगी, मतलब उन्हें भी उस फील्ड में आगे बढ़ना था। वांटेड होता है आवश्यकता, ज़रूरत या चाहना, है ना। इट टू, हाँ मतलब साइंस वही है कि उन्होंने देखा एक गर्ल को जो जाइलोफोन प्ले कर रही थी, तो उन्होंने भी ये अपने अंदर बनाया कि अब मैं भी इस फील्ड में कुछ बनूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अब आगे क्या होता है, ज़्यादातर जो टीचर्स थे डिस्करेज्ड हर, उन्होंने क्या किया, डिस्करेज किया, मतलब उसको प्रेरित नहीं किया, है ना, डिस्करेज कर दिया। मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, करेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो। तो बट ये टीचर्स का यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स ने, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर टीचर्स ने उससे उन्हें डिस्करेज किया। बट लेकिन पर्क्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पर्क्यूशनिस्ट का मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है।
अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला, etc. एक ऐसा व्यक्ति जो तबला बजाता हो, ड्रम बजाता हो, उसे बोला जाता है परक्यूशनिस्ट। तो अब क्या होता है आगे स्टोरी में हमारी, उसको पढ़ते हैं। तो बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन रॉन फॉब्स जो थे उन्होंने पहचान लिया पोटेंशियल पावर को। पोटेंशियल का मतलब होता है उनकी एबिलिटी को, उनकी क्षमता को, है ना। देखो मीनिंग भी दे रखा है, आई हाईलाइटेड दैट फॉर यू। सॉरी। परक्यूशनिस्ट का पोटेंशियल का मीनिंग दे रखा है क्वालिटी, विशेषता, और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड। एक ऐसी क्वालिटी और एबिलिटी जिसको डेवलप किया जा सकता है, विकसित जिसको किया जा सकता है ना। तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने तो इवेलियन को डिस्करेज किया, बट जो रॉन फॉब्स थे वो आए और उन्होंने इवेलियन ग्लेनी की पावर को समझा कि वो कहीं ना कहीं एबिलिटी है उनमें कि वो डेवलप कर सकती है अपनी और पोटेंशियल पावर को, अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी को, है ना। सो ही बिगेन, अच्छा अब आगे शुरू करते हैं। अमेजिंग। ही बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। मतलब उन्होंने क्या किया, सेट किया 2 ड्रम्स को अलग अलग ट्यून पर, है ना, अलग अलग नोट्स, अलग अलग साउंड जिसका आए। डोंट लिसन, उन्होंने और आगे कुछ कहा भी सही वेलियन को कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने कहा कि अपने कानों के थ्रू मत सुनो। कैसे? ही वुड से, मतलब वो रॉन फॉब्स ऐसे कहा करते थे इवेलियन को कि आपको सुनना है तो आप अपने कानों के थ्रू मत सुनो, कानों के द्वारा मत सुनो। ट्राई टू सेंस, कोशिश करो कि समझ पाओ। सेंस को बोलते हैं समझना। कोशिश करो समझने की, इट्स सम अदर वे। मतलब आप सुन नहीं सकते हो तो आप उस चीज को समझो, उस बात को समझो, वो भी बिना सुने। तो उसे क्या करो, अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी से नोटिस करो, उसे जानो। अब इवेलियन ग्लेनी क्या कहती है, देखो। सेज इवेलियन, सडनली, अचानक से, आई रियलाइज्ड, मुझे रियलाइज हुआ, मुझे लगा कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। देखो रॉन फॉब्स ने 2 ड्रम को सेट किया। एक जो ड्रम था उनके वेस्ट अप, मतलब कमर से ऊपर वाले भाग पर था, हाँ या, एंड जो अदर था वो उनके कमर से थोड़ा नीचे पड़ता था, लोअर पड़ता था। तो फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, तो फॉब्स ने क्या किया, उस एक्सरसाइज को रिपीट करवाया उससे, इवेलियन से। एंड सून इवेलियन डिस्कवर्ड, और सून बहुत जल्द ही इवेलियन ने डिस्कवर कर लिया, पा लिया, खोज लिया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और वो सुनने लगी अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के थ्रू। तो आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, तो उन्होंने सीख लिया कि खुले दिमाग को खुला कैसे करना है। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, और उन्होंने सीख भी लिया कि बॉडी में साउंड और वाइब्रेशंस कैसे लाते हैं। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, ये सब कुछ होने वाला था उनके डिटर्मिनेशन से और उनके हार्डवर्क से, है ना। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स को बोलते हैं आगे की ओर, मतलब फिर उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा और वो आगे के पॉइंट की ओर बढ़ती गई। शी टूर्ड, अब उन्होंने टूर भी किया, द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा किसे कहते हैं, एक टीम, एक ग्रुप जो गाने बजाने का काम करता है। तो इवेलियन ग्लेनी ने क्या किया, अलग अलग जगहों पे टूर किया, जैसे बोला गया यूके, यूनाइटेड किंगडम में टूर किया, और उनके साथ एक यूथ ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। बाय द टाइम, उस वक्त वो कितने साल की थी, ऑफकोर्स शी वॉज 16, वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड किया था, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि वो क्या करेंगी, अपने जीवन में म्यूजिक, मतलब अपने लाइफ में म्यूजिक को ही सब कुछ मानेंगी, वो उन्होंने डिसाइड किया था। शी ऑडिशन, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन उसको बोलते हैं जैसे एक अपना शॉर्ट परफॉर्मेंस देना, तो उन्होंने ऑडिशन भी दिया फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, है ना। और
स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री, और इतिहास में उन्होंने क्या किया, सबसे हाईएस्ट स्कोर भी किया ऑफ द अकेडमी, उस अकेडमी में। सो शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रियल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंसेस। तो धीरे धीरे वो टीम के साथ तो उन्होंने परफॉर्म किए सही, और साथ ही में वो सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी। सोलो परफॉर्मेंस उसे कहते हैं जहाँ एक आर्टिस्ट जो होता है अकेले बैठकर क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है, उसे कहते हैं सोलो परफॉर्मेंस। तो इवेलिन ग्लेनी ने एक ग्रुप के साथ तो परफॉर्म किया ही था, बट साथ में उन्होंने बहुत सारे कई सोलो परफॉर्मेंसेस भी दिए। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, मतलब कि 3 साल का वो कोर्स था जो वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी। तो उन्होंने क्या किया, शी हैड कैप्चर्ड, तो उन्होंने बहुत सारे कैप्चर्ड मतलब हासिल किए क्या, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, बहुत सारे टॉप ऊंचाई वाले अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए। फिर पढ़ते हैं 5th पैरे में क्या बोला गया, एंड फॉर ऑल दिस, और इसके अलावा और भी देखो, इवेलियन वांट, देखो पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो विल नॉट होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट, है ना। तो गाइज आपके लिए इंटरेस्टिंग बना रहेगा ये लेसन। तो फॉर ऑल दीज इवेलियन वांट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, तो मतलब इवेलिन ग्लेनी ने अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धियों के लिए क्या नहीं किया, उन्होंने अपनी उपलब्धियों को अभी एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, वो अभी और आगे बढ़ना चाहती थी। अचीवमेंट्स होता है उपलब्धि, हेरोइक को बोलते हैं एक तरीके से योग्यता, तो उनमें जो योग्यता थी, है ना, उन्होंने अभी जो जो हासिल किया था। अब आप एक बात बताओ, अमेजिंग ना कि कोई गर्ल जो सुन नहीं सकती थी बट वो ऐसा काम करने लगी, सुन जो मतलब जैसे म्यूजिक, तो म्यूजिक को तो सुना ही जाता है, बट उन्होंने तो कमाल ही कर दिया इस फील्ड में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी योग्यता जो थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और आगे कुछ बोला जाता है जैसे इफ़ यू वर्क, यदि आप वर्क हार्ड करते हो, मतलब आप कड़ी मेहनत करते हो, एंड नो, और आप जानते हो कि वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँचोगे, है ना। यदि आप कड़ी मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप वहाँ पहुँचोगे ज़रूर। एंड शी गोट राइट टू टॉप, और उन्होंने पा भी लिया और वो पहुंची भी सही टॉप पर, ऊंचाई पर। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीप्लिकेशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। हैक्टिक को बोलते हैं गाइस व्यस्त या बिजी, स्केड्यूल बोलते हैं अनुसूची, मतलब उनका स्केड्यूल क्या क्या रहा, वो कितनी बजे क्या क्या करती थी। इंस्ट्रूमेंट आप जानते ही हो, गाने बजाने वाले होते हैं। मास्टरी भी आपको पता है, जिसमें कोई मास्टरी कर लेता है, मतलब निपुण हो जाता है काम में। पर्क्यूशनिस्ट आप जानते हो, जो गाने बजाने वाले होते हैं, है ना। और द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर पर्क्यूशनिस्ट, मतलब जो अलग अलग तरीके के सब कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, एक ही बंदा सभी टाइप के इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। तो उन्होंने क्या कर ली, मास्टरी कर ली यार, अमेजिंग, सो अमेजिंग। उन्होंने क्या किया, 1000 इंस्ट्रूमेंट को आसानी से, मतलब वो चाहती थी कि वो बजाए, और एक दिन उन्होंने ये कर भी लिया था। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, अब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, हर इंस्ट्रूमेंट को गाना बजाना, मतलब वो बजाना जानती थी। तो उनका जो इंटरनेशनल स्केड्यूल था, मतलब अलग अलग जगह पे उनके कंसर्ट्स हुआ करते थे, तो उनका शेड्यूल बहुत ही व्यस्त हो गया था, वो बहुत ही बिजी रहने लगी थी। 6th में पढ़ते हैं गाइज, आगे स्टोरी में होता क्या है। सॉरी, तो इट इज इंट्रीग्यूइंग, इंट्रीग्यूइंग का मीनिंग देख लेते हैं गाइस क्या होता है। फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब कि फैसिनेटिंग को बोलते हैं आकर्षित, अद्भुत, और क्यूरियस को बोलते हैं जिज्ञासा होना, है ना। तो इट इज इंट्रीग्यूइंग, इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच इवेलियन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अच्छा, वो जब परफॉर्म करती थी, जब उनका फंक्शन होता था, तो वो है ना एफर्टलेसली, मतलब ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती थी और वो आसानी से परफॉर्म कर सकती थी बिना सुने। ये कौन सी बात हुई, ये तो बहुत मज़ेदार बात है। इन आर्ट टू आर डिस्कशन, देखो ये लेखक यहाँ के जो राइटर है इस लेसन के, उनका एक बार बातचीत हुई होगी, इंटरव्यू हुआ होगा, जिसमें वो लिखते हैं कि इन आर्ट टू
आर डिस्कशन, मतलब हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में, बातचीत में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उन्होंने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बशी, अच्छा ये लाइन देखते हैं किसने बोली पहले। मैन विद बशी बियर्ड्स, बशी का मतलब ऐसे जंगली झाड़ियाँ होती हैं, बियर्ड दाढ़ी होती है। गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, मतलब थोड़ी सी बात हंसी वाली हुई कि मैन एक ऐसे व्यक्ति जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह रखते, तो वो मुझे बहुत ही परेशान करते। शी लाफ्ड, तो वो हंसने लगी, थोड़ा सा एंटरटेन, है ना। सो इट इज़, आगे बढ़ते, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग टू द लिप्स, वो क्या करती थी, सिर्फ लिप्स को ही नहीं देखती थी, बट इट्स द होल फेस। लेकिन इवेलियन ग्लेनी सामने वाला क्या कह रहा है उस बात को समझने के लिए वो सिर्फ क्या करती थी, उनके लिप्स नहीं देखती थी बल्कि पूरा फेस देखती थी, होल फेस, एस्पेशली द आईज, और विशेष तौर पर आंखों को जरूर देखती थी, क्योंकि आंखों से ही आप किसी भी व्यक्ति के दिल की बात को समझ सकते हो। तो शी स्पीक्स फ्लोलेसली, बट वो देखो कितनी फ्लोलेसली, मतलब फ्लो के साथ बोलती रहती थी। तो शी स्पीक्स फ्लोलेसली, वैसे मीनिंग भी दे रखा है इसका, विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक, मतलब बिना गलती के बोलना, है ना। तो हालांकि सुन नहीं सकती थी बट वो बिना गलती के बोलती है। विद अ स्कॉटिश लिल्ट, है ना। स्कॉटिश लिल्ट को देखते हैं क्या है। लिट है अ वे ऑफ स्पीकिंग, देखो आई हाईलाइटेड फॉर यू, है ना। तो लिल्ट को बोला गया है बात करने का तरीका, जिससे इंडिया वाले पर्सन, मतलब हम इंडियंस जैसे कि इंग्लिश बोलते, तो जहाँ हम रहते ना, उसका, उस एटमॉस्फेयर का हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कोई भी बंदा अगर किसी दूसरे देश की भाषा को बोलेगा तो उस देश की भाषा कहीं ना कहीं उसमें शामिल रहती ही है ना। तो उसके बोलने का जो वे होगा वो उसी कंट्री को बिलोंग करेगा, है ना। तो शी स्पीक्स फ्लोलेसली, तो बिना किसी मिस्टेक के वो बोलती हैं। एंड विद अ स्कॉटिश लिल्ट, और उनके बोलने के तरीके में एक स्कॉटिश लिल्ट आता है, मतलब जब वो बोलती है तो स्कॉटिश लैंग्वेज में बोलती हैं। वो कहती हैं कि माई स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच, आई एम सॉरी गाइस, या तो माई स्पीच इज क्लियर, वो बोलती हैं कि मेरी स्पीच बहुत ही क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मतलब कि जब 11 साल की थी तो उसमें तो उन्होंने सुनने की क्षमता को खो दिया था। बट देखो क्या कहा गया कि मेरी स्पीच क्लियर है, हालांकि मैं ज़्यादा सुन नहीं सकती थी पहले भी, शी सेज, तो वो ऐसा कहती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज, बट उनको राइटर को ये नहीं बताया कि वो कैसे मैनेज किया उन्होंने टू लर्न फ्रेंच। अच्छा वाओ, उन्होंने फ्रेंच को भी सीखा एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और उन्होंने मास्टरी भी करी जापानीज लैंग्वेज में। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आप देखो कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है और वो इतनी सारी चीज़ों में माहिर हो, तो वो तो यार अमेजिंग पर्सन हो गया ना। तो सेकेंड पैरा में पढ़ते हैं क्या होता है आगे स्टोरी में। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के लिए वो कुछ एक्सप्लेन करती हैं, है ना। तो इट पार्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई माइंड, वो कहती हैं कि पार्स मतलब पहुंचना या उड़ेलना, है ना। वो कहती है कि एक्सप्लेन करती है म्यूजिक को। उन्होंने कहा कि म्यूजिक क्या है, उनकी पूरी पार्ट ऑफ द बॉडी में, उनके पूरे शरीर में क्या करा है, फैला हुआ है। सॉरी, इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल को बोलते हैं एक तरीके से, causes a slight pricking और stinging sensation, इसका मीनिंग दे रखा है। तो इसे हम पढ़ सकते हैं कि सनसनाहट होना, है ना। तो जैसे ही म्यूजिक बजता था तो वो फील करती थी, है ना। तो इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स, तो एक झंझनाहट, एक सनसनाहट होती थी, कहाँ पर, वो कहती है मेरी स्किन में, माई चिक बोन्स, मेरे गाल में जो बोन्स हैं उनमें भी, एंड इवन माई हेयर, और यहाँ तक वो म्यूजिक उनके हेयर्स में भी आता था, मतलब वो फील इस तरीके से करती थी। वैन शी प्लेज, वो बताती है कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जब वो क्या करती हैं, जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं
तो क्या कर सकती हैं वो है ना, जो साउंड पास होता था स्टिक्स के लकड़ियों से जो साउंड निकलता था, तो वो अपनी फिंगर टिप्स पर उसे महसूस करती थी। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, उन्होंने ड्रम्स के अगेंस्ट भी कुछ सीखा। शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रेजोनेंस की मीनिंग है गाइस कि एकोइंग ऑफ साउंड, मतलब एकोइंग ऑफ साउंड को बोला जा सकता है कि जो साउंड है वो बहुत गूंजता है, एकोइंग होता है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि शी कैन फील, तो वो फील कर सकती थी कि द रेजोनेंस इज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि उनकी बॉडी में जो साउंड वो महसूस कर पा रही है, फील कर पा रही है, मतलब वो अच्छे से उसे क्या कर सकती थी, हालांकि वो सुन नहीं सकती थी बट अच्छे से अपनी बॉडी में अपने डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स थे वहाँ उस म्यूजिक को एक्सप्लेन कर सकती थी और फील भी कर सकती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, अच्छा देखो, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूजेस, मतलब जब उनका कॉन्सर्ट होता था, परफॉर्मेंस होता था, तो वो क्या करती थी, अपने शूज को रिमूव करती थी, निकालती थी, सो दैट, तो क्या हो पाए, द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। बेयर को बोलते हैं, जैसे फीट को तो पैर बोलते, तो बेयर फीट मतलब नंगे पैर। अब वो क्या करती थी, जब भी उनका परफॉर्मेंस होता था, वुडन स्टेज होता था, तो वो शूज रिमूव करती थी सो दैट वो वाइब्रेशन को फील कर पाए, मतलब जो कंपन हो रहा हो ना उसे महसूस कर पाए नंगे पैर के थ्रू, है ना। एंड अप हर लेग्स, और पैर में अगर शूज नहीं है तो वो पूरा जो जाइलोफोन, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करे, उनका साउंड उनके पूरी बॉडी में जा सके और वो अच्छे से फील कर सके, है ना। तो ये था गाइस 7 पैरा, और 8th पैरे में देखते हैं, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है ना। तो नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है कि इवेलियन डिलाइट हर ऑडियंस, कि इवेलियन अपने ऑडियंस को बहुत ही खुश कर देती थी। डिलाइट, खुश कर देना। अब क्या क्या किया उन्होंने, देखो, इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रेजेंट किया, प्रस्तुति दी, द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिगियस सोलिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो, सन 1991 में उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज। फिलारमोनिक सोसाइटी मतलब जो प्रतिष्ठित थी बहुत ही, वहाँ उन्होंने सोलिस्टिक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। मतलब अकेले जो परफॉर्म करते उनमें वो सबसे फर्स्ट टाइम, या कह सकते हैं बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स बैलेट्स, मास्टर जो मास्टर थे तबला ड्रम सब बजाने में, उन्होंने क्या कहा, उनका नाम बताया गया है जेम्स बैलेट्स। उन्होंने क्या कहा कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिविंग हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये गाइस हमने ऊपर पढ़ लिया है। इसका मीनिंग ये था कि भगवान ने इवेलियन ग्लेनी से सुनने के साउंड को, मतलब सुनने की क्षमता को छीन लिया था, बट उन्हें कुछ एडवांस भी दे दिया था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे व्हाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, शी फील्स, बट वो फील कर सकती हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा वो हमारी बात को अच्छे से सुन सकती थी। अब सुन कैसे सकती थी, क्योंकि वो फील कर सकती थी उस बात को। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही सबसे अच्छा रीज़न था, मतलब यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि वो म्यूजिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी। अब पढ़ते हैं 9th में क्या बोला गया, इवेलियन कन्फेसेस, इवेलियन ने कन्फेस किया है, मतलब उन्होंने कबूल किया है कि दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक को क्या बोलते हैं, देखते हैं पहले। वर्कहॉलिक के लिए आया है, इनफॉर्मल यूज है वैसे, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, एक ऐसा व्यक्ति जिससे क्या किया जाए, मतलब जिसे रोका जाए तो भी वो रुकता नहीं, मतलब वो अपने काम के प्रति बहुत ही दृढ़ संकल्पित है, मतलब वो बहुत ही अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है ना। तो इवेलियन ग्लेनी ऐसे कन्फेस करती है, कबूल करती है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ही जिम्मेदार है, मतलब अपने काम को समझती है, बहुत बिजी है एक तरीके से।
तो आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो बोलती है मुझे तो सिर्फ वर्क करना है। ऑफन हार्डर दैन, I'm sorry guys, continue. So I have just got to work often harder than classical musicians, मतलब क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो इवेलिन ग्लेनी ने भी उसी तरीके से बहुत प्रैक्टिस की थी म्यूजिक फील्ड में बनने के लिए। सो बट द रिवॉर्ड्स आर इनोमरियस, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे अवार्ड्स जीते। इनोमरियस मतलब होता है ह्यूज, विशाल, तो उन्होंने बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इनाम जीते, ये ऐसे है कि उनकी मेहनत का कहीं ना कहीं उन्हें आउटपुट मिलने लगा था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपार्ट होता है को छोड़कर या अलावा, तो उन्होंने रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा, कंसर्ट्स को कह सकते हैं एक तरीके से शोज, तो उन्होंने रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा क्या किया, इवेलियन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, प्रिजन को बोलते हैं जेल, तो अब उन्होंने क्या किया, इवेलिन ग्लेनी ने फ्री में क्या किया, अलग अलग जो जेल थी, हॉस्पिटल्स थे, वहां पर भी उन्होंने अपना शो किया फ्री में। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लास फॉर यंग म्यूजिशियंस, प्रायोरिटी को बोलते हैं इंपॉर्टेंस या प्राथमिकता देना, तो इवेलियन ने क्या किया, जो यंग म्यूजिशियंस थे उन्हें भी क्या किया, उन्होंने एक तरीके से वो इंस्पिरेशन बन गई उनके लिए, हाई प्रायोरिटी देने लगी कि मुझे इन्हें भी कुछ समझाना है, जो विकलांग पर्सन होते हैं उन्हें भी मैं बताऊं कि वो भी अच्छे से कहीं ना कहीं अपनी इस फील्ड में बन सकते हैं। सो एन रिशलिन ये नाम है, द बिथोवियन फंड, जो एक बिथोवियन फंड चलाते हैं, मतलब एक कोष चलाते हैं, उनके फंड का नाम है बिथोवियन फंड। सो डीफ चिल्ड्रन सेज, जो डीफ चिल्ड्रन के लिए काम करते होंगे, तो डीफ चिल्ड्रन के लिए वो कुछ कहती है इवेलियन कि शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। आई एम सो सॉरी गाइज, वो एन रिशलिन कहते हैं। एन रिशलिन क्या कहते हैं कि ये जो इवेलियन ग्लेनी है वो बहुत ही एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, शाइनिंग को वैसे बोलते हैं चमकना, तो वो एक इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रंस के लिए, जो सुनते नहीं हैं बच्चे उनके लिए। सो दे सी, तो ताकि वो जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं या जिनमें कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो वो उन्हें देखे, तो देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब ऐसी कौन सी भी जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते, मतलब लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हैं भले उनके पास कुछ भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो। तो इवेलिन ग्लेनी कहीं ना कहीं एक ऐसे विकलांग बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशन बनी। अब 10 पैरा में क्या बोला गया है देखते हैं। इवेलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people to his her age। Accomplishment मतलब उन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल कर ली थी, है ना, जो बहुत ही कम लोग उनकी एज में कर पाते हैं। She has brought percussion to the front of the orchestra, और वो खुद को बहुत ही कम उम्र में ऑर्केस्ट्रा में लेके आई, मतलब उन्होंने बहुत ही जल्द कम आयु में टीम परफॉर्मेंस वो करने लगी, और पर्क्यूशनिस्ट भी बनी क्योंकि उन्होंने सब ड्रमों को, तबला, पेटी को, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, अलग अलग टाइप के, मतलब वो हज़ारों इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी, तो सब में वो बहुत अच्छी उन्होंने मास्टरी कर रखी थी। सो एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, देखो लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। शी हैज़ ब्रोट पर्क्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा and demonstrated that it can be very moving, मतलब कहने का ये है कि वो बहुत ही कम एज में बहुत अच्छी बनी, हालांकि वो सुन नहीं सकती थी, अच्छी बनी से मेरा मतलब है कि अपने जीवन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, एंड जो उनकी एज का कोई भी नहीं कर सकता। डेमोन्स्ट्रेटेड को कह सकते हैं एक तरीके से दृढ़ संकल्पित होना, मतलब एक इरादा कर लेना। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, और उन्होंने इंस्पिरेशन भी दी टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, जो क्या होते हैं हैंडीकेप्ड, मतलब उनमें कोई ना कोई कमी होती है, जो दिव्यांग होते हैं, कह सकते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, वो उनके लिए इंस्पिरेशन बनी, देखो प्रेरणा बनी। पीपल हु लुक टू हर, सभी लोग उसको देखते, इवेलिन ग्लेनी को देखते और कहते
इफ शी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है, यदि इवेलिन ग्लेनी कर सकती है, कुछ डिसेबिलिटी उनमें थी तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। मतलब लोग जब उन्हें देखते परफॉर्म करते हुए, जब वो ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करती या जब वो सोलो परफॉर्मेंसेस देती है ना, तो उसमें जब लोग उन्हें देखते तो क्या सोचते कि अरे यार ये कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना। दैट्स राइट। एंड नॉट टू लीस्ट, और सिर्फ ये ही नहीं, लिस्ट होता है कम से कम, शी हैज़ गिवन इनॉमरियस प्लेजर टू मिलियंस। इनॉमरियस होता है ह्यूज, विशाल या बड़ा। तो यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मिलियंस लोगों को, हजारों लोगों को आनंदित किया। किसके थ्रू? अपने म्यूजिक के थ्रू। और गाइस लास्ट में बताती हूँ कि ये लिखने वाले कौन हैं, डेब्रो काउले। तो डेब्रो काउले ने इस लेसन को लिखा था। और आई होप गाइज ये लेसन आपको ज़रूर समझ आया। तो प्लीज़ गाइज मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू गाइज।